हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी लास्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 5C के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस पर्टिकुलर पार्ट की थ्योरी अगर अब तक आपने नहीं समझी है तो ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा, उस आई बटन पर आप क्लिक कर देना और इस पर्टिकुलर पार्ट की जो थ्योरी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी आपकी फ्लोट कर रही है तो उस टाइम उसका वेट बराबर होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके बारे में हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। फिर हमारे पास आता है अ बॉडी इज हेल्ड इमर्स्ड इन अ लिक्विड, नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड ड्रॉ अ डायग्राम टू शो दीज फोर्सेस। तो देखिए दो फोर्सेस जो एक्ट करती हैं, एक तो आपकी एक्ट करती है वेट ऑफ द बॉडी विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और दूसरा बॉइंट फोर्स विच एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो दोनों मैंने यहाँ पे शो की हुई है। कहता स्टेट हाउ डू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस मेंशन्ड इन पार्ट 1 determine whether the body will float or sink in the liquid when it is released and साथ में ये भी बोला है कि what is the net force on body if it sinks या फिर float। देखिए सिंपल सी बात बताता हूं, अगर तो वेट मेरे बराबर है बॉइंट फोर्स के तो वो क्या करता है, फ्लोट करता है। अगर मेरा वेट बड़ा है बॉइंट फोर्स के तो वो आपका सिंक करेगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब ये फ्लोट कर रहा है तो क्योंकि जितना वेट नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, देयरफॉर जो इसका जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, दैट विल बी जीरो। बट अगर मैं सिंक वाली कंडीशन की बात करूं तो जो इसका नेट फोर्स होगा दैट विल बी W माइनस एफ ऑफ पी। तो इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक हो गया, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट कहता है कि व्हेन अ पीस ऑफ वुड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द हुक ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस इट रीड्स 70 ग्राम फोर्स। द वुड इज नाउ लोअर्ड इनटू वाटर। सो व्हाट रीडिंग डू यू एक्सपेक्ट ऑन द स्केल ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। देखिए सिंपल सी बात, आप भी अच्छी तरह जानते हो कि जो वुड है ना वो मेरे वाटर के अंदर सिंक ही नहीं करता। मतलब क्या है, वो उसके ऊपर ही फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। अगर वो फ्लोट होना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि अब थ्रस्ट आपका वेट के बराबर है। जो आपका अब थ्रस्ट है वो आपका वेट ऑफ द बॉडी के बराबर है। ऐसे कंडीशन में अगर आप एपरेंट वेट पता करते हो कि उसका क्या वेट होगा मेरे पानी के अंदर, तो वो हमारा जीरो आ जाता है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट एक्ट कर रही हैं, देयरफॉर आंसर क्या आएगा आपका जीरो आएगा। फिर आता है अ सॉलिड आयरन बॉल ऑफ मास 500 ग्राम इज ड्रॉप्ड इन मर्क्यूरी कंटेन्ड इन अ बीकर, विल द बॉल फ्लोट और सिंक। आंसर फ्लोट है और उसका रीजन ये है कि जो डेंसिटी है मेरे आयरन की वो कम होती है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी से, इसी वजह से वो फ्लोट करता है। सो व्हाट विल बी द एपरेंट वेट ऑफ द बॉल, गिव रीजन। सो देखो एपरेंट वेट तो इस चीज का जीरो ही आएगा एंड द रीजन यही है कि जितना उसका वेट है अब तक उसको बैलेंस कर रहा है, इसी वजह से इसका जो एपरेंट वेट है वो आपका जीरो आ जाता है। फिर आता है कि हाउ डज द डेंसिटी दैट इज रो एस ऑफ अ substance determine whether a solid piece of that substance will float or sink in a given liquid of density rho L। तो सिंपल सी बात है, फ्लोट तब करेगा अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंक तब करता है जब सॉलिड का या सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फिर आता है एक्सप्लेन व्हाई एन आयरन नेल फ्लोट्स ऑन मर्क्यूरी बट इट सिंक्स इन वाटर। रीजन साफ है कि जो आयरन की डेंसिटी है दैट इज डेंसिटी ऑफ आयरन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी बट डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसी वजह से इस केस में वो फ्लोट करेगा और इस केस में वो सिंक करेगा। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। फिर कहता अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड with a part of its submerged inside the liquid is the weight of the floating body
ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन द अपथ्रस्ट। ऑब्वियस है बेटा, फ्लोट कर रहा है तो मतलब इक्वल ही होगा। क्लियर। उसके बाद होमोजीनियस, होमोजीनियस होता है कि एक जैसी बॉडी, ठीक है। एक होमोजीनियस ब्लॉक है, फ्लोट्स ऑन वाटर। पहला पार्शली इमर्स्ड, दूसरा कंप्लीटली इमर्स्ड। इन ईच केस स्टेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बुयांसी बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ऑफ द ब्लॉक। देखिए इसके बारे में भी हमने अच्छी तरह स्टडी किया था कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर हम क्या कर देते हैं, अपना पानी डाल देते हैं और एक ब्लॉक हम रख देते हैं सच दैट कि कुछ डूबा हुआ है, कुछ आपका उस सरफेस से ऊपर है। तो सेंटर ऑफ बेंसी निकालने के लिए हम इनके जो सेंटर पॉइंट है उसको देखते हैं, जैसे कि ये आपके सेंटर ऑफ बेंसी है, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। ये क्या है, मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ बुयांसी देखना चाहता हूं तो मैंने सिर्फ ये देखना कि कितना हिस्सा डूबा हुआ है। जितना हिस्सा डूबा होगा उसका सेंटर मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये मेरा है सेंटर ऑफ बुयांसी, सेंटर ऑफ बुयांसी। अब देख सकते हो कि इस कंडीशन में क्या है कि जो आपका सेंटर ऑफ बुयांसी है वो लाई करता है वर्टिकल बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट हाँ, जब ये पूरी तरह डूब जाएगा, जब बॉडी मान लो इसके अंदर सबमर्ज्ड है, उस केस में बेटा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ बुयांसी दोनों एक ही हो जाती हैं। सो देयरफॉर कहा जाता है कि इट विल कोइंसाइड विद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द फिगर शोज द सेम ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोटिंग इन 3 डिफरेंट लिक्विड्स ए बी एंड सी ऑफ डिफरेंट डेंसिटी रो 1 रो 2 एंड रो 3 रिस्पेक्टिवली। सो विच लिक्विड हैज द हायर डेंसिटी। तो ऑब्वियस है बेटा, जो सी है वही आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसकी हाई डेंसिटी होने की वजह से इसकी जो अपथ्रस्ट है वो ज्यादा है एंड इसी वजह से कम वॉल्यूम ऑफ बॉडी ही सबमर्ज करता है इनसाइड द बीकर। फिर हमारे पास आता है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ बुयांसी। अभी बताया, एक बेसिकली तो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हम मानते हैं कि मेरे बॉडी पर एक्ट होने वाली जो बॉइंट फोर्स है वो उसी पॉइंट पे एक्ट कर रही है, ठीक है। एंड उसको सेंटर ऑफ बुयांसी कहा गया है। कहते हैं स्टेट इज पोजीशन फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। देखिए एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर तो बॉडी प्रॉपरली इमर्स्ड है, जैसे ये वाला एग्जांपल जो मैंने अभी दिया, अगर प्रॉपरली डूबी हुई है तब तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुयांसी जो है वो आपका आपस में कोइंसाइड करता है। बट अगर कुछ पोर्शन बाहर है, कुछ पोर्शन अंदर है, तो सेंटर ऑफ बुयांसी हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वर्टिकली नीचे लाई करता है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में कहता है कि अ बैलून फिल्ड विद हीलियम गैस फ्लोट्स इन अ बिग क्लोज्ड जार which is connected to an evacuating pump. What will be your observation if air from jar is pumped out? Explain your answer. तो आंसर तो यही है कि जो बैलून है वो सिंक करेगा। अब सिंक क्यों करेगा, ये अगर आपने समझना है तो सिंपल सी बात है कि जब आप किसी भी जार में से हवा को बाहर को निकालते हो तो उसके अंदर जो एयर की डेंसिटी है ना वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अगर वो डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी अपथ्रस्ट की वैल्यू कम होगी, और अगर अपथ्रस्ट की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द बैलून, तो जो बैलून है वो सिंक करना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। फिर कहता है ब्लॉक ऑफ वुड is so loaded that it just float in water at room temperature. So what change will occur in the state of flotation if some salt is added to water? जब सब salt डालेंगे तो क्या होता है, salt डालने से जो डेंसिटी है वाटर की वो बढ़ जाती है, मतलब अपथ्रस्ट ज्यादा एक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो बॉडी है ना उसका कुछ पोर्शन पानी से बाहर होगा। फिर दूसरा है कि वाटर इज हीटेड, वाटर हीट करने से डेंसिटी कम हो जाती है पानी की, पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से वेट बढ़ गया, अपथ्रस्ट कम हो गया तो वो सिंक करना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन एंड दैट इज योर आंसर। फिर कहता कि अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम v डेंसिटी रो एज फ्लोट्स विद वॉल्यूम v इनसाइड द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो l शो दैट, ये वाला तो हमने ये ड्राइव करके प्रॉपर्ली आपको मैंने बताया था ये कैसे डिराइव होता है, बाकी आपके सामने मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट आता है कि टू आइडेंटिकल पीस, वन ऑफ आइस 900 kg पर मीटर क्यूब एंड अदर ऑफ वुड 300 kg पर मीटर क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। सो विच ऑफ द टू विल हैव मोर वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन वाटर। ऑब्वियस है आइस का, क्योंकि आइस की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वुड, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से थोड़ा ज्यादा सिंक करेगा पानी के अंदर। एंड फिर कहता है विच ऑफ द टू विल एक्सपीरियंस मोर अपथ्रस्ट, क्योंकि वो ज्यादा सबमर्ज है आइस आपका, इसलिए उस पर ज्यादा अपथ्रस्ट एक्ट करेगी। सो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि why is floating ice less submerged in brine than in water?
देखिए ब्राइन वाटर वो होता है थोड़ा सा सॉल्टी वाटर होता है आपका, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए अपथरस ज्यादा एक्ट करता है। अपथरस ज्यादा एक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली जो आइस है वो थोड़ा और पानी से बाहर आ जाएगा। सो यही इसका आंसर है। देखिए हर क्वेश्चन का आंसर यही है कि अपथरस ज्यादा अपथरस कम वेट ऑफ द बॉडी के साथ। नेक्स्ट है अ मैन फर्स्ट स्विम इन सी वाटर एंड देन इन रिवर वाटर। सो कंपेयर द वेट ऑफ द सी वाटर एंड द रिवर वाटर डिस्प्लेस बाय हिम। देखिए वॉल्यूम तो वही है मैन का, तो सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस करेगा, और जब उसका वेट निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा। ठीक है, सो इसलिए रेशियो निकालोगे तो 1:1 आएगा। हाँ, वेयर डज ही फाइंड इट इजियर टू स्विम एंड वाई? आंसर सी वाटर, बिकॉज उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो अब तक ज्यादा एक्ट करेगी, तो कम पोर्शन ही डूबा होगा मेरे सी वाटर के अंदर, बाकी जो है वो उस सी वाटर के ऊपर ही रहेगा। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। An iron nail sinks in water while an iron ship floats on water. Explain the reason। तो मैंने बताया था आपको कि आयरन नेल की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर, तो वो सिंक करता है। बट एक आयरन शिप की अगर बात करें तो उसमें कई चैम्बर्स होते हैं जिसमें हवा होती है, जिसकी वजह से जो इसका एवरेज डेंसिटी है, क्योंकि वॉल्यूम ही बढ़ गया ना, तो उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो आपकी क्या कर जाती है, मतलब जो है कम हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर के, जिसकी वजह से वो है जो वो फ्लोट होना शुरू हो जाता है। So that is the reason behind it। फिर कहते हैं कि what can you say about the average density of the ship floats on water in relation to density of water? मैं बता दी एवरेज जो डेंसिटी है शिप की कम होती है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है a piece of ice floating in a glass of water melts but the level of water in glass does not change, give reason। देखिए मैंने आपको प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है जो कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब एक आइस मेल्ट होता है पानी के अंदर तो एक्चुअली में वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कितने वॉल्यूम से? उतना वॉल्यूम जो वॉल्यूम ऑफ आइस पीस अबव द वाटर सरफेस होता है। तो इसकी वजह से मेरे पानी के लेवल पे कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ बॉय इज हेल्ड इनसाइड वाटर contained in a vessel by tying it with a thread to the base of the vessel। So कहता है कि name the three forces that keep the boy in equilibrium and state the direction in which these in which each force acts। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो मेरे पास है ये वेसल हो गया, ये थ्रेड हो गया, और मान लेते हैं कि ये आपका बॉय होगा जिसको हमने लगाया हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या क्या होगा ध्यान से देखना। सबसे पहले इस पर एक्ट करेगा टेंशन नीचे की तरफ, ये आपका टेंशन हो गया, एज वेल एज वेट, वेट दोनों को दोनों नीचे की तरफ एक्ट करेंगे। और क्योंकि ये मेरे लिक्विड के अंदर है सो देयरफॉर इस पे अपथ्रस्ट एक्ट करेगा ऊपर की तरफ। तो ये है, तो टेंशन भी नीचे एक्ट कर रहा है, वेट भी नीचे एक्ट कर रहा है, और जो आपका अपथ्रस्ट है वो सिर्फ आपका ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ लोडेड कार्गो शिप सेल्स फ्रॉम सी वाटर टू रिवर वाटर, स्टेट एंड एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। देखिए मैंने वही बात इसको पहले से भी एक्सप्लेन किया था जिसमें मैंने कहा था कि जो सी है वहां पर जो पानी की डेंसिटी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर। तो जब एक शिप आपका सेल करेगा फ्रॉम सी टू रिवर वाटर तो एकदम से डेंसिटी हो जाएगी कम। अब डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब है कि अब मुझे ज्यादा पानी डिस्प्लेस करना पड़ेगा कार्गो शिप के वेट को बैलेंस करने के लिए। इसलिए जो कार्गो शिप है वो थोड़ा सा आपका सिंक कर जाता है रिवर वाटर के अंदर एज कंपेयर टू सी वाटर। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद ये जो आप यहां देख रहे हो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो आइसबर्ग है फ्लोटिंग इन सी आर डेंजरस टू फॉर द शिप। इसके ऊपर मैंने आपको नोट्स भी दिए हुए हैं और मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आप चाहें तो मेरी जो एप्लीकेशन बेस्ड मैंने वीडियो डाली है वो देख सकते हो क्योंकि मैंने वहां पे इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। बाकी अगर आपने सिर्फ आंसर ही देखना है तो मैंने आंसर ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप वीडियो को 2-3 मिनट के लिए रोककर ये सारे आंसर्स अपने लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें 6 पार्ट्स थे, 3 ये हैं और बाकी के 3 आपके ये हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5C के जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप आई होप आपको इन क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।